उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनौलीपुर में दो बहनें रहती थीं। राधा बड़ी बहन और गौरी छोटी बहन। गांव छोटा था, मगर उसकी मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और नदियों की शांति पूरे माहौल को आत्मा जैसा सुकून देती थी। इन दोनों बहनों का जीवन आसान नहीं था, लेकिन उनमें एक दूसरे के लिए इतना गहरा प्यार था कि मुश्किलें भी उनके आगे घुटने टेक देती थीं। गांव धनौलीपुर का परिचय। धनौलीपुर ऐसा गांव था जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर नहीं, गायों की घंटियों पर पड़ती थी। गांव के लोग भले ही गरीब थे, पर उनकी जिंदगी में अपनापन इतना था कि हर घर एक दूसरे का सहारा था। कभी कभी शाम को पूरे गांव में बस दो ही आवाजें गूंजती थीं। एक थी बैलों की हल्की सी घंटी और दूसरी थी नदी के शांत बहाव की। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां लोग बैठकर अपनी बातें, किस्से, कहानियां, सुख दुख सब बांटते थे। उसी बरगद के पेड़ के नीचे से होकर ही राधा और गौरी हर सुबह स्कूल जाया करती थी। लोग कहते थे कि धनौलीपुर का बरगद सिर्फ पेड़ नहीं, गांव का दिल है, और शायद ये सच भी था। राधा उम्र में बड़ी पर दिल में बेहद नरम। गौरी छोटी मगर हिम्मत में सबसे आगे। राधा की आंखों में हमेशा सपने तैरते रहते। एक दिन घर की गरीबी मिटेगी और जीवन बदल जाएगा। किस्मत चाहे जैसे आए, लड़कर जिंदगी बनानी है। दोनों बहनें बिल्कुल अलग थीं, पर एक बात समान, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरी थीं। घास फूस और मिट्टी से बना उनका घर पक्का नहीं था। बरसात आते ही दीवारों में नमी भर जाती, छप्पर टपकने लगता और अंदर का चूल्हा भी भीग जाता। लेकिन फिर भी माँ कहती, गरीबी घर में हो सकती है, दिल में नहीं। राधा माँ के साथ खेत में काम करती और गौरी पिता के साथ जंगल से लकड़ी लाती। पैसा कम होता था, पर फिर भी दोनों के चेहरे पर मुस्कान रहती, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत पर गर्व था। धनौलीपुर का स्कूल छोटा सा था, मगर दो बहनों के लिए वही दुनिया का सबसे बड़ा महल था। एक दिन कक्षा में मास्टर जी ने पूछा, राधा, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मास्टर जी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि गांव की लड़कियां पढ़ सकें। शायद किसी दिन मैं भी अध्यापिका बन जाऊं और किसी की जिंदगी बदल दूं। फिर मास्टर जी ने गौरी से पूछा, मैं पुलिस वाली बनूंगी, ताकि हमारे जैसे गरीबों की मदद कर सकूं और कोई लड़की डर के साए में ना रहे। पूरी कक्षा तालियां बजाने लगी। दोनों बहनों के सपनों में इतनी ताकत थी कि सुनकर हर कोई दंग रह जाता। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत को हमेशा शांत घरों में तूफान लाने की आदत होती है। एक रात अचानक आए भारी तूफान ने उनकी झोपड़ी का आधा हिस्सा गिरा दिया। चूल्हा टूट गया, अनाज भीग गया और परिवार के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। माँ रोने लगी। पिता चुप होकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और राधा गौरी एक दूसरे का हाथ पकड़कर खामोश बैठी रहीं। उन्हें नहीं पता था कि यही तूफान उनकी जिंदगी की बड़ी कहानी शुरू करने वाला है। बेटा, तू दोनों बहनों के दम पर ही ये घर खड़ा है। तुम दोनों न होती तो हम कब के हार चुके होते। राधा का दिल पसीज गया। वो बस धीरे से बोली, माँ, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। हम दो बहनें हैं, हम मिलकर नया घर भी खड़ा कर लेंगी। धनौलीपुर भले ही गरीब था, लेकिन दिल से अमीर था। तूफान की बात पूरे गांव में फैल गई। दोपहर तक कई महिलाएं और मजदूर उनके घर आ पहुंचे। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने छप्पर का घास, किसी ने आटा चावल और किसी ने बस साथ में दो सांत्वना के शब्द। बरगद के पेड़ के पास बैठे बुजुर्ग रामदास काका ने कहा, ये गांव सिर्फ घर का नहीं, दिल का भी परिवार है। राधा गौरी बेटियां हैं, हमारा मान। जब तक हम जिंदा हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा। दोनों बहनों की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार समझ आया कि गरीबी में भी इंसान कितना धनी हो सकता है। राधा की पहली बड़ी जिम्मेदारी स्कूल छोड़ने का डर। घर टूटने से सबसे बड़ा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ा। स्कूल की फीस कम थी, पर घर की हालत ऐसी हो गई थी कि पिता ने उसी रात तय कर लिया, राधा, तुम्हें कुछ दिन स्कूल से रोकना पड़ेगा। घर संभालना भी जरूरी है। राधा को लगा जैसे उसके कानों में किसी ने आग भर दी हो। उसके सपने मानो गिरते घर के साथ बिखर गए। वो देर रात गौरी से बोली, गौरी, अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे। दीदी, सपने तूफान से नहीं टूटते। तू पढ़ेगी
हम दोनों पढ़ेंगे। मैं दोगुना काम करूंगी, तू स्कूल जाएगी। राधा को लगा जैसे किसी ने उसके कंधों का बोझ उतार दिया हो। गौरी की आंखों में वो ताकत थी जो मुश्किलों को धूर में मिला सकती है। राधा सुबह सुबह खेत में काम करती, फिर दोपहर तक स्कूल जाती, शाम को घर के काम। गौरी सुबह जंगल से लकड़ी लाती, फिर माँ की मदद करती और रात में पढ़ाई करती। उनकी मेहनत देखकर गांव की महिलाएं अक्सर कहती, भगवान ने इन बहनों को खास बनाया है। देखना, एक दिन बड़ी होंगी तो पूरा गांव मिसाल देगा। लेकिन वक्त की असली परीक्षा अभी बाकी थी। तूफान के कुछ ही हफ्तों बाद बारिश पूरी तरह रुक गई। खेतों में दरारें पड़ने लगी, कुएं का पानी नीचे चला गया, जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। धनौलीपुर में दहशत फैल गई। बरसात की दुआ के लिए वो दोबारा इकट्ठा हुए। भगवान के सामने घुटने टेक कर बोले, ऐसा सूखा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। माँ ने आटा चावल को रोज थोड़ा थोड़ा कर देना शुरू किया। राधा गौरी अब पूरा दिन मजदूरी करती और रात को थक कर गिर जाती। एक रात राधा बोली, गौरी, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? नहीं दीदी, हम गरीब सही, पर किस्मत गरीब नहीं। किस्मत को कभी न कभी तो पलटना ही होगा। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत वाकई पलटने वाली है, और वो भी ऐसा कि पूरा गांव दंग रह जाएगा। सूखा धीरे धीरे पूरे गांव पर ऐसा छाया जैसे किसी ने आसमान से धूप की चादर खींच ली हो। खेतों की मिट्टी पथरीली हो चुकी थी। पशुओं के लिए पानी तक न था। महिलाएं रोज कई मील दूर जाकर कुएं से पानी लाती थीं, और रात को गांव में अजीब सी खामोशी छाई रहती। राधा और गौरी भी इस संकट से अछूती नहीं थी। उनके घर में पानी का एक एक घड़ा अनमोल हो गया था। एक दिन पिता ने थके हुए स्वर में कहा, अगर ऐसे ही रहा तो हमें गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। वहां शायद कोई मजदूरी मिल जाए। माँ के हाथ कांप गए। धनौलीपुर उनकी जन्मभूमि थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, गांव छोड़कर? यहाँ तो तुम्हारे बाप दादा की मिट्टी मिली है, हम कहाँ जाएंगे? राधा और गौरी चुपचाप बैठ गईं। उनके लिए सबसे दर्दनाक सोच यही थी कि अगर गांव छोड़ना पड़ा तो उनके सपने भी कहीं खो जाएंगे। दोपहर को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर राधा ने गौरी से कहा, गौरी, अगर हम गांव छोड़ देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। स्कूल, सपने, माँ पिता का सम्मान, कुछ नहीं बचेगा। हम नहीं छोड़ेंगे। गांव को बचाने का कोई रास्ता जरूर होगा। तू देखना, हम दोनों सूखे को भी हरा देंगे। राधा ने चिंता से पूछा, लेकिन कैसे? गौरी ने गहरी सांस ली और बोली, गांव के पास जो पुरानी नदी है वही बचा सकती है हमें। हमें उसे वापस जिंदा करना होगा। यह विचार पागलपन जैसा लगता था, लेकिन किस्मत अक्सर उन्हीं पागल विचारों से बदलती है। गांव के उत्तर में एक सूखी नदी थी, जिसे लोग लालमती नदी कहते थे। सालों पहले ये नदी पूरे क्षेत्र की जान थी, लेकिन बहाव बदलने की वजह से ये धीरे धीरे सूख गई थी। गांव के लोग कभी इस ओर नहीं गए थे, क्योंकि सब मानते थे, सूखी नदी को कौन जगाएगा? पर राधा और गौरी ने सोचा, क्यों ना कोशिश की जाए। उस शाम वे दोनों नदी की ओर गईं। रास्ता जंगलों से होकर जाता था। बांस, झाड़ियां और पुराने पेड़ों से ढका इलाका था। लेकिन नदी तक पहुंचकर दोनों हैरान रह गईं। रेत की परतों में नीचे अभी भी नमी थी। गौरी ने मिट्टी को हाथ में दबाकर कहा, दीदी, पानी अभी भी है। अगर हम सब गांव वाले मिलकर इसे साफ करें, रास्ता खोले, तो पानी वापस बह सकता है। हम गांव को बचा सकते हैं गौरी, हम कर सकते हैं। अगले दिन बहनों ने ये बात गांव वालों को समझाने की ठानी। बरगद के पेड़ के नीचे सब लोग जमा हुए, बुजुर्ग, महिलाएं, किसान, बच्चे। लेकिन बहनों के मन में डर था कि कहीं लोग उनकी बात को मजाक न समझ लें। राधा ने धीमे स्वर में शुरुआत की, हम सब जानते हैं कि सूखे से हालात खराब हैं, लेकिन हमारे पास एक मौका है, लालमती नदी को फिर से जिंदा करने का। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के चेहरे पर सवाल, कुछ पर हंसी। गौरी आगे आई और बोली, हम कल नदी के किनारे गए थे, नीचे अभी भी नमी है।
अगर हम सब मिलकर रास्ता साफ कर दें तो पानी वापस ला सकते हैं। बेटी, ये आसान नहीं है। हमने कई साल पहले कोशिश की थी। तब कोशिश कुछ लोगों ने की थी, अब करेंगे सब लोग मिलकर। धीरे धीरे गांव शांत हो गया। सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गईं। रामदास काका ने कहा, मैं मानता हूँ अगर कोई हमारी किस्मत पलट सकता है तो ये दो बहनें ही पलट सकती हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। पहली बार राधा गौरी को लगा कि उनके अंदर सच में कुछ बदलने की ताकत है। नदी को जिंदा करने की शुरुआत। यही दिन से गांव के लोग नदी की सफाई में जुट गए। किसी ने कुदाल उठाई, किसी ने फावड़ा, किसी ने झाड़ियां हटाई और बच्चे भी छोटे छोटे डिब्बों से मिट्टी हटाने लगे। राधा और गौरी सुबह सबसे पहले पहुंचती, सारा दिन मेहनत करती और शाम को सबको प्रेरित करती। राधा का शांत स्वभाव सबको जोड़ता और गौरी की हिम्मत सबके दिलों में आग भर देती। गांव की महिलाएं कहने लगी, इन दोनों ने तो पुराने जमाने की देवी की तरह गांव को जगाया है। 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद नदी के बीचों बीच एक जगह खुदाई करते समय अचानक गीली मिट्टी फूट पड़ी और पानी का छोटा सा फव्वारा ऊपर आने लगा। सब लोग दौड़कर उस जगह पहुंचे। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए। राधा ने अपने मुट्ठी में पानी भरकर देखा। ये ठंडा था, साफ था और जैसे कह रहा था, मैं लौट आया हूँ। गौरी ने जोर से कहा, दीदी, ये तो शुरुआत है, आगे और पानी आएगा, हम जीत गए। गांव में पहली बार कई महीनों बाद खुशी की आवाजें सुनाई दी। लालमती नदी में पानी अब लगातार ऊपर आने लगा था। गांव के लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे और बहनों की हिम्मत ने हर किसी में नई ऊर्जा भर दी थी। अब गांव में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मरते पेड़ में नई जान डाल दी हो। एक शाम जब सभी लोग नदी किनारे बैठे थे, तभी राधा ने सभी से कहा, आप सभी गांव वालों का इस तरह एकजुट होकर काम करना मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब सूखे ने हमें घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया था, तब हम सब ने सोचा था कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन आपकी मेहनत और विश्वास ने मुझे ये सिखाया कि किस्मत तभी बदलती है जब इंसान खुद बदलने की कोशिश करता है। लालमती नदी में दिख रहा ये पानी केवल पानी नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी हिम्मत और हमारी गांव की नई शुरुआत है। हम सब मिलकर इसे और भी बड़ा बहाव देंगे। गौरी गांव वालों के बीच खड़ी हुई। उसका स्वभाव हमेशा की तरह तेज, आत्मविश्वासी और जोश से भरा हुआ था। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। सुनिए सब लोग, अभी पानी आना शुरू हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं, ये तो बस शुरुआत है। अगर हमने बीच में ढील दी तो पानी फिर नीचे चला जाएगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमें नदी की पूरी लंबाई तक खुदाई फैलानी है, उसके बहाव को खोलना है और रास्ते में जमी झाड़ियों और जड़ों को हटाना है। हम इतने पास आ चुके हैं कि अब पीछे हटना अपने आप से धोखा होगा। आप सब मेरा साथ दें, हम पूरे गांव की किस्मत बदल देंगे। बरगद के नीचे बैठे बुजुर्ग रामदास काका ने अपनी लाठी टेक कर उठते हुए बात शुरू की। उनकी आवाज भले ही बूढ़ी थी, पर हर शब्द असरदार थे। बेटियों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस उम्र में मैंने बहुत संकट देखे हैं, बाढ़, सूखा, बीमारी और गरीबी। लेकिन मैंने कभी लोगों की आंखों में वो उम्मीद नहीं देखी जो आज देख रहा हूँ। जब तुम दोनों बहनें नदी की तरफ अकेले गई थीं, तब मैंने सोचा था कि बच्चे हैं, जोश में हैं, पर आज समझ आ गया कि तुम्हारी लगन किसी वरदान जैसी है। तुमने पूरे गांव को नया रास्ता दिखाया है। मैं अपनी इस लाठी के सहारे जितना चल सकता हूँ, उतना चलकर तुम लोगों की मदद करूंगा। गांव की महिलाएं भी अब ऐसे जोश में थी कि दिन भर घर का काम कर रात को नदी किनारे पहुंच जाती। उनमें से सबसे बुजुर्ग महिला थी अम्मा गोमती। उन्होंने हंसते हुए बहनों से कहा, बेटियों, हमने तो जिंदगी भर चूल्हे चौके में बिताया है, पर तुम दोनों ने हम औरतों को भी दिखा दिया कि मिट्टी केवल पुरुषों के बस की चीज नहीं। हमारी नसों में भी वही हिम्मत है जो तुमने दिखाई। आज जब नदी से पानी निकलता देखती हूँ तो लगता है जैसे भगवान खुद हमारी मेहनत को सलाम कर रहा है। मैं रात को भी यहाँ आ सकती हूँ, बस तुम दोनों ये भरोसा रखना कि हम सब तुम्हारे साथ उस आखिरी दिन तक खड़ी रहेंगी जब नदी पूरे बहाव से फिर से बहने लगेगी। बहुत दिनों बाद पिता ने राधा और गौरी को अपने पास बैठाकर बात की। उनके मन में चिंता भी थी और गर्व भी। मेरी बेटियों, मैं कभी नहीं सोच सकता था
कि मेरे घर की 2 लड़कियां पूरे गांव को चलाएंगी। पहले मुझे लगा था कि तुम दोनों थक जाओगी, लोग तुम पर हंसेंगे, कोई साथ नहीं देगा, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत उम्र या ताकत से नहीं, दिल से आती है। मेरी चिंता ये है कि तुम दोनों इतना काम कर रही हो कि खुद पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन गर्व इससे भी बड़ा है कि पूरे गांव के लोग आज तुम्हारे पीछे खड़े हैं। ये सम्मान बहुत कम लोगों को मिलता है और तुम दोनों ने इसे मेहनत से कमाया है। माँ ने दोनों बहनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उनका मन अपने बेटियों को देख आभार से भर गया। मेरी बच्चियों, जब तुम दोनों छोटी थीं, तब मैं सोचती थी कि तुम बड़ी होकर शायद पढ़ लिख कर अपने हिस्से की जिंदगी जियोगी, मगर आज देखो, तुमने अपने हिस्से से कहीं ज्यादा काम किया है, गांव के लिए, उसके लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए। माँ के दिल से बस एक ही दुआ निकलती है कि भगवान तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखे, तुम्हारे सपनों को पूरा करे और तुम्हारी मेहनत कभी बेकार न जाए। तुम दोनों मेरी नहीं, पूरे गांव की बेटियां हो ना। नदी की सफाई की खबर धीरे धीरे पास के कस्बे तक पहुंच गई। फिर वो वहां से ब्लॉक ऑफिस तक पहुंची और फिर एक दिन सरकारी टीम गांव में निरीक्षण के लिए आ गई। उनके आने से गांव में हलचल मच गई। सब सोच रहे थे, अब क्या होगा। अगली सुबह धनौलीपुर में अचानक हलचल मच गई। 3 सफेद गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। लोग भागकर देखने लगे कि आखिर इतनी सारी सरकारी गाड़ियां क्यों आई हैं। अधिकारियों के साथ इंजीनियर, सहायक और फोटोग्राफर भी थे। राधा और गौरी नदी किनारे थीं जब उन्हें बुलाया गया। उनकी धड़कन तेज हो गई। पहली बार इतने बड़े अधिकारियों से सामना होने वाला था। जिला अधिकारी नदी के पास खड़े होकर स्थिति समझ रहे थे। उन्होंने राधा और गौरी को सामने बुलाया और गंभीर लेकिन प्रभावित आवाज में कहा, तुम दोनों बहनों की मेहनत की चर्चा पिछले हफ्ते से मेरे ऑफिस तक पहुंच रही थी, लेकिन यहां आकर मैं जो देख रहा हूं उसने मेरी सोच ही बदल दी है। इतनी बड़ी नदी को जिंदा करना केवल पानी निकालने का काम नहीं है, ये पूरे गांव की आत्मा को वापस लाने जैसा काम है। तुम्हारी उम्र देखने पर कोई नहीं कह सकता कि इतने साहस, नेतृत्व और दूरदर्शिता का काम तुम कर पाओगी। सरकार कई योजनाएं चलाती है, लेकिन असली परिवर्तन तब आता है जब जनता खुद आगे बढ़कर काम करती है, और तुम दोनों उस परिवर्तन की मिसाल हो। सरकारी इंजीनियर मिट्टी, पानी और नदी के बहाव के जांच कर रहे थे। उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैंने पूरी क्षेत्र की मिट्टी की नमी, भूजल की गहराई और नदी के तल की दिशा की जांच की है। साफ दिख रहा है कि यहाँ वर्षों से दबा पानी सतह पर आने की कोशिश कर रहा था, बस रास्ते में जाम था। इन दोनों बहनों ने जिस समझ और मेहनत से बहाव को खोला है, वो तकनीकी तौर पर भी बिल्कुल सही दिशा में है। अगर इसी तरह काम जारी रहा तो ये नदी सिर्फ गांव ही नहीं, आसपास के 3 गांवों के लिए भी जीवनदायिनी साबित हो सकती है। गांव की भीड़ में से बुजुर्ग रामदास काका आगे आए और उन्होंने अधिकारियों से कहा, साहब, ये नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये हमारी उम्मीदों, हमारी फसलों, हमारी पीढ़ियों की सांस है। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन कभी इतनी समझ और हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये दोनों लड़कियां हमारी बेटियां नहीं, हमारा गांव का प्राइड है। अगर सरकार कदम बढ़ाए तो ये नदी हमारे गांव को फिर से समृद्ध कर सकती है। हम सब जनता मिलकर काम करने को तैयार हैं, बस हमें आपके मार्गदर्शन और कुछ साधनों की जरूरत है। सरकारी अधिकारी गौरी से बोले, तुम इस परियोजना को आगे कैसे बढ़ाना चाहती हो? साहब, नदी को जिंदा करने के लिए सिर्फ खुदाई नहीं चाहिए, बल्कि एक बड़ी योजना चाहिए। हमें नदी की पूरी लंबाई साफ करनी होगी, दोनों किनारों को मजबूत करना होगा, रास्ते में पड़े पत्थरों और जड़ों को हटाना होगा और बहाव को स्थिर रखने के लिए छोटी छोटी नहरें बनानी होंगी। गांव की जनता मेहनत कर रही है, लेकिन साधनों की कमी हमें धीमा कर देती है। अगर सरकार हमें उपकरण, मजदूर और तकनीकी सहारा दे दे तो हम ये नदी अगले कुछ महीनों में पूरी तरह बहती हुई दिखा देंगे। राधा बातचीत में कम बोलती थी, पर जब वो बोलती थी तो उसके शब्द सीधा दिल में उतरते थे। डीएम ने उससे पूछा, राधा, तुम इस काम से क्या उम्मीद करती हो? सर, हम दोनों बहनें कोई पद, सम्मान या इनाम नहीं चाहती। हमें बस अपने गांव का भविष्य सुरक्षित करना है। जब सूखा पड़ा था तो हमारे छोटे बच्चे पानी के लिए रोते थे और बुजुर्ग प्यास से बीमार हो जाते थे।
उस समय हमें लगा कि अगर हम अभी नहीं उठे तो शायद कभी नहीं उठ पाएंगे। हमारी बस यही इच्छा है कि हमारे गांव का कोई भी परिवार फिर कभी पानी के लिए संघर्ष न करे। अगर नदी चल पड़ी तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इसी उम्मीद से हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। डीएम ने सबकी बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, आज मैं यहाँ एक बड़ा फैसला लेकर जा रहा हूँ। लालमती नदी पुनर्जीवन को हम सरकारी स्तर पर विशेष ग्रामीण पुनर्जीवन योजना में शामिल करेंगे। तुम्हारे गांव को उपकरण, मजदूर, पाइप, मशीनें और तकनीकी विभाग की पूरी सहायता दी जाएगी। इसके अलावा तुम दोनों बहनों को इस परियोजना का लोक समन्वयक बनाया जाएगा ताकि काम सही दिशा में चले। ये सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि विकास का मॉडल बनेगा। पूरा गांव खुशी से चिल्ला उठा। बहनों के चेहरे पर गर्व और विस्मय एक साथ था।